ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ई सबक। सो आज का हमारा लेक्चर नंबर 46 है हमारी लेक्चर सीरीज़ 8th क्लास पॉलिटिकल साइंस के ऊपर। और हम अपने नए लेक्चर के साथ एक नया चैप्टर लेकर आपके सामने हाज़िर हैं। और हमने अपने पिछले चैप्टर के अंदर जो हमारा पिछला लेक्चर है उसके अंदर हमने चैप्टर नंबर 6 को कंप्लीट किया, उसके क्वेश्चन कंप्लीट किए। और आज का जो लेक्चर नंबर 46 है इसमें हम चैप्टर नंबर जो 7 है, हम अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। सो गाइस, अगर मार्जिनलाइजेशन की बात करें, हम मार्जिनलाइजेशन जो है इसके कंसेप्ट की बात करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको हायर क्लासेस के अंदर काम आने वाला है। अगर आपने आज अपना बेसिक कंसेप्ट यहाँ से क्लियर किया मार्जिनलाइजेशन के बारे में, तो आपको जो हायर क्लासेस हैं वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा आने वाला है। और आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें भी आपको ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है। सो अपना कंसेप्ट क्लियर कीजिए और हमारे साथ हमारे इस लेक्चर को लाइक भी करते जाइए और इसको अपने फ्रेंड्स के अंदर शेयर भी करते जाइए। चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ, अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन। सो ये जो वर्ड है मार्जिनलाइजेशन, इसको हम समझने के लिए हमें एक मिसाल से समझना पड़ेगा। एक हमें प्रैक्टिकली यहाँ पर एक चीज़ देखनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, हमारे पास यहाँ पर ये टेबल है और यहाँ पर कुछ लोग साइड में, बिल्कुल साइड में बैठे हैं, टेबल के बिल्कुल कॉर्नर पे बैठे हैं, और कुछ लोग बीच में बैठे हैं। ठीक है ना, यहाँ पर बीच में कुछ लोग बैठे हैं। अब क्या होता है, जब यहाँ से इस टेबल को अगर हम घुमाएंगे तो जो लोग साइड्स में जो लोग हैं तो वो नीचे गिर जाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये गोल गोल घूमेगा तो उनको ऐसा मतलब जोर लगेगा, यहाँ पर एक फिजिकल एक फिनोमेना होगा जिसकी वजह से ये लोग नीचे गिर जाएंगे। ठीक है, नीचे, और जो सेंटर वाले लोग हैं यहीं पे रहेंगे। ठीक है, तो अगर इसी को हम यहाँ पर, अगर हम सोसाइटी से यहाँ पर इसी मिसाल को हम सोसाइटी से कंपेयर करें, तो हमारी जो सोसाइटी है इसके अंदर कुछ लोग जो होते हैं वो बिल्कुल साइड पे होते हैं। ठीक है, साइड पे होते हैं, साइड पे बिल्कुल, यानी वो पोर होते हैं, गरीब होते हैं, और भी बहुत सारे काज होते हैं जिनकी वजह से वो बिल्कुल साइड पे होते हैं। और कुछ लोग बिल्कुल सेंटर पे होते हैं सोसाइटी में। और जब जहाँ पर जो लाइफ है वो घूमती है, जब यहाँ पर अप डाउन्स आते हैं, इकोनॉमिकली अप डाउन्स आते हैं, सोशली अप डाउन आते हैं, पॉलिटिकली अप डाउन आते हैं, तो ये लोग बेचारे जो होते हैं साइड में बैठे हुए ये नीचे गिरते हैं। यानी इनका इसका मतलब है कि इनको हालात का सामना करना पड़ता है। और ये लोग जो होते हैं ये सफ़र करते हैं हर तरह से। जो सेंटर वाले लोग होते हैं वो सफ़र नहीं करते हैं, वो तो मज़े की लाइफ जी रहे होते हैं, चाहे बाहर से सोशली, इकोनॉमिकली यहाँ पर अपडेशन हो, सोशली अपडेशन हो, पॉलिटिकली यहाँ पर चेंजिंग आए, तो उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो साइड में लोग होते हैं इनको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है यहाँ पर। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं मार्जिनलाइजेशन, यानी मार्जिन पे लोग, मार्जिन पे होते हैं। यहाँ पर मार्जिन होता है, जैसे पेज है, ये पेज है पूरा, ये पेज है, इस पेज का जो मार्जिन है, मार्जिन कौन सा है? ये है मार्जिन। ठीक है ना, ये है मार्जिन। यहाँ से ऊपर से ये है मार्जिन, नीचे से ये है मार्जिन। ये मार्जिन पे, बिल्कुल कॉर्नर पे जो लोग होते हैं। तो आप समझते हैं इसके मीनिंग को, जो बुक में लिखा है, ये पहला पेज है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें समझने को मिलेंगी, देखने को मिलेंगी। देखो यहाँ पर क्या होता है कि टू बी मार्जिनलाइज्ड इज टू बी फोर्स्ड टू ऑक्यूपाई द साइड्स। 1 मिनट, 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट। हाँ, टू बी मार्जिनलाइज्ड is to be forced to occupy the sides and fringes and thus not to be at its center। यानी मार्जिनलाइज्ड होने के लिए हमें ये फोर्स किया जाता है कि हम जो साइड्स हैं, यानी किसी भी चीज़ के जो साइड्स है उसको, हम किसी भी चीज़ के साइड्स को हम ऑक्यूपाई करें, उसके फ्रिंजेस को ऑक्यूपाई करें, ना कि सेंटर को। यानी साइड्स को हम ऑक्यूपाई करें, सेंटर को नहीं। इसीलिए एक बंदा, जो एक चीज़ होती है वो मार्जिनलाइज्ड कही जाती है। दिस इज समथिंग दैट यू से that some of you have probably experienced in the classroom or playground। हमें यहाँ पर क्लासरूम की एग्जांपल दी गई है कि ये एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें आपने क्लासरूम में या प्लेग्राउंड के अंदर आपने ये चीज़ ऑब्जर्व की होगी। आपके साथ ज़रूर ऐसा हुआ होगा क्लासरूम के अंदर या प्लेग्राउंड के अंदर। तो हम क्लासरूम के एग्जांपल से समझते हैं तो हमें अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि मार्जिनलाइजेशन क्या होती है। जिस तरह हमने टेबल की एग्जांपल दी, अब हम एक और एग्जांपल लेंगे क्लासरूम की। वहाँ से आपको और क्लियरली पता चलेगा कि मार्जिनलाइजेशन होती क्या एक्चुअली। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर इफ़ यू आर नॉट लाइक मोस्ट पीपल इन योर क्लास, यानी जो आपकी क्लास में बहुत सारे जो लड़के हैं, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 50 रोल है, तो 50 रोल जो लड़के हैं उनकी तरह आप नहीं हो, आप थोड़े डिफरेंट हो। फॉर एग्जाम्पल, आप थोड़े डिफरेंट हो, आपका टेस्ट, म्यूज़िक का टेस्ट अलग है, आपका जो फिल्म्स, मतलब फिल्म देखने का, फिल्म को ना देखने का टेस्ट जो है वो अलग है, आपका जो एसेंट है, यानी बात करने का जो एसेंट होता है वो आपका अलग है, आप लेस चैटी हो, यानी जो दूसरे लड़के हैं वो ज़्यादा बातें करते हैं, आप कम बातें करते हो। दूसरे जो लड़के हैं उनका जो फिल्म देखने का टेस्ट है वो अलग है, म्यूज़िक, वो ज़्यादा म्यूज़िक सुनते हैं, आप कम म्यूज़िक सुनते हो। अब इसी तरह दूसरे जो लड़के हैं क्लासरूम के अंदर, वो यहाँ पर आप खेलते नहीं हो, आप खेलते नहीं हो, आप नहीं खेलते, दूसरे लड़के खेलते हैं। ठीक है, दूसरे लड़के प्ले करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट गेम्स खेलते हैं। फिर इस तरह
यहाँ पर और हम देखें अगर आप इफ़ यू ड्रेस डिफरेंटली, यानी आपका जो ड्रेस है वो डिफरेंट है, दूसरे लड़कों का ड्रेस जो और अच्छा है, आपका आपका थोड़ा कम है, मतलब ठीक नहीं है, आपने फटे हुए कपड़े पहने हैं, इस तरह द चांस आर दैट यू विल नॉट बी कंसिडर टू बी इन योर पीयर्स, यानी यहाँ पर ये चांस हो सकता है कि अगर आप बिल्कुल डिफरेंट हो हर चीज़ में, आपका पहनने का तरीका अलग है, आपका खाने का तरीका अलग है, बात करने का तरीका अलग है, आपका जो यहाँ पे हम और देखें कि आपका जो म्यूज़िक टेस्ट है वो अलग है और दूसरे लड़कों का बिल्कुल अलग है, तो आप जो होंगे, आप अपने जो वहाँ के जो लोग होंगे 50 जो रोल होगा क्लास के अंदर, उससे अपने आप को बिल्कुल डिफरेंट फील करोगे और अपने आप को अलग फील करोगे, ठीक है ना यहाँ पर। सो आफ्टन यू एंड अप फीलिंग्स दैट यू आर नॉट विद इट, यानी आपको एक फीलिंग आएगी अंदर से कि हाँ आप उन जैसे नहीं हो, आप उन जैसे नहीं हो, और आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आप उनसे बिल्कुल अलग हो, उनसे किसी भी चीज़ में आप उनसे यकसा नहीं हो, आप डिफरेंट हो उनसे, वो इसी चीज़ को हम कहेंगे कि आप मार्जिनलाइज्ड हो, ठीक है ना, आप मार्जिनलाइज्ड हो क्लास के अंदर। सिमिलरली अगर हम क्लासरूम को एक सोशल इन्वायरमेंट से लें, यानी क्लासरूम को हम सोशल इन्वायरमेंट से कंपेयर करें, तो इन्वायरमेंट जो हमारी सोसाइटी होती है उसके अंदर बहुत सारे जो लोग होते हैं, कम्युनिटीज़ होती है, वो भी ये एक्सपीरियंस करते हैं एक्सक्लूडिंग का, यानी बहुत सारे लोग जो होते हैं वो उनका जो टेस्ट होता है डिफरेंट होता है, वो थोड़े उनके पास पैसे कम होते हैं, वो थोड़े गरीब होते हैं, या हम बोलेंगे वो तो दूसरे लोगों की तरह जो सोसाइटी के अंदर दूसरे रिच लोग होते हैं उनकी तरह उनका खाना पीना थोड़ा ठीक नहीं होता है बेचारों का। इस तरह जो अमीर लोग होते हैं उनका खाने पीने का तरीका अलग होता है, पहनने का तरीका अलग होता है, वो थोड़ा हाई स्टैंडर्ड उनकी लाइफ होती है। ये जो लोग होंगे इनकी जो लाइफ होगी ये थोड़ी लो स्टैंडर्ड होगी, ठीक है ना। देयर मार्जिनलाइजेशन कैन बी बिकॉज दे स्पीक ए डिफरेंट लैंग्वेज, यानी अब हम कह सकते हैं जैसा मैंने आपको पहले ही बोला कि उनकी जो मार्जिनलाइजेशन है ना, ये जो लोग होंगे, ये जो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट जो उनकी जो चीज़ें होंगी यहाँ पर दूसरे लोगों की से नहीं मिलती होंगी, ये डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स ही हो सकती हैं, यानी यहाँ पर फैक्टर बहुत सारे हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल उन लोगों का यहाँ पर जो मेजॉरिटी कम्युनिटी होती है ना सोसाइटी के अंदर, फॉर एग्जाम्पल एक सोसाइटी है, पूरी एक सोसाइटी, इसके अंदर मेजॉरिटी कम्युनिटी जो है उनकी लैंग्वेज अलग है। फॉर एग्जाम्पल मेजॉरिटी कम्युनिटी यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं, फॉर एग्जाम्पल 100% में से 80% लोग जो हैं वो यहाँ पर हिंदी बोलते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज है उनकी, या उनकी लैंग्वेज उर्दू है, ठीक है ना, उर्दू उनकी लैंग्वेज है। इस तरह जो 20% लोग यहाँ पर हैं उनकी लैंग्वेज अलग है, उनकी फॉर एग्जाम्पल भोजपुरी है, ठीक है ना, मिसाल के तौर पर भोजपुरी या कश्मीरी है, ठीक है ना, कश्मीरी है। इस तरह हम देखेंगे योगी लैंग्वेज की बात, इस तरह फॉलो डिफरेंट कस्टम्स, मतलब ये जो 20% लोग होंगे ये डिफरेंट कस्टम फॉलो करते होंगे, 80% लोग जो हैं ये मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो डिफरेंट फंक्शन जो कस्टम है वो फॉलो करते होंगे। इस तरह बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजियस, फॉर एग्जांपल 20% जो लोग हैं ये जैन हैं, फॉर एग्जांपल ये जैन हैं, और ये जो हैं ये डिफरेंट, इनका जो रिलीजन है ये हिंदू है, हिंदुइज्म है इनका रिलीजन, ठीक है ना। इस तरह यहाँ पर और क्या है, रिलीजन ग्रुप आबादी मेजॉरिटी कम्युनिटी है। तो ये जो फैक्टर हैं ये, यानी इनका जो अलग, ये जो है इनका अलग कस्टम है, अलग लैंग्वेज है, अलग इनका रिलीजन है, इन 80% का अलग है, तो ये अपने आप को यहाँ पर मार्जिनलाइज्ड ट्रीट करेंगे, मार्जिनलाइज्ड कंसिडर करेंगे, इनके अंदर मार्जिनलाइजेशन की फीलिंग आएगी, ठीक है ना। ऑब्वियसली बात है कि जिस तरह हमने क्लासरूम के अंदर पढ़ा कि एक बंदा है उसकी स्पीकिंग अलग है, एसेंट अलग है, डिसेंट अलग है, पहनने का तरीका अलग है, तो वो अपने आप को यहाँ पर बिल्कुल अलग समझेगा, डिफरेंट समझेगा, ठीक है ना, दूसरे लोगों की तरह अपने आप को नहीं कंसिडर करेगा। दे में आल्सो फील मार्जिनलाइजेशन बिकॉज दे आर पोर, यहाँ पर और फैक्टर हो सकते हैं, वो लोग जो हैं यानी जो 20% लोग हैं सोसाइटी के अंदर वो गरीब हैं, वो कंसिडर टू बी लो सोशल स्टेटस, उनका जो सोशल स्टेटस है वो लो है, वो मतलब सोशल स्टेटस का मतलब उनका जो समाजी स्टेटस है सोसाइटी के अंदर वो थोड़ा लो है, एंड व्यूड एज बीइंग लेस ह्यूमन देन अदर्स, यानी अपने आप को वो लेस ह्यूमन ट्रीट करते हैं दूसरे लोगों से, ठीक है ना। समटाइम्स मार्जिनलाइज्ड ग्रुप आर व्यूड विद हॉस्टिलिटी एंड फियर, यहाँ पर हम देखें कुछ टाइम ऐसा होता है कि जो मार्जिनलाइज्ड होते हैं उनको डर होता है, अपने आप को अपने अंदर उनको एक डर डर पैदा होता है, ठीक है ना। दिस सेंस अपॉर्चुनिटी एंड इन देयर इनएबिलिटी टू असर्ट देयर राइट्स, तो इससे पता इससे ये भी, यानी इस चीज़ से ये हो सकता है, इस एक्सपीरियंस से ये हो सकता है कि वो जो लोग होते हैं वो अपने आप को लेस अपॉर्चुनिटी, मतलब उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, वो सोचते हैं कि हमारे पास लेस अपॉर्चुनिटी हैं, हमारे पास अपने राइट्स हासिल करने के लिए हम इनएबल हैं, यानी हम अपने राइट्स हासिल नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम यहाँ पर मार्जिनलाइज्ड हैं। देयर एक्सपीरियंस ए सेंस ऑफ डिसएडवांटेज एंड पावरलेस whether is more powerful and dominant section of the society, यानी जो सोसाइटी के अंदर जो डोमिनेंट सेक्शन है
उससे ये अपने आप को बिल्कुल लेस पावर समझते हैं, या इनको ये अपने आप को डिसएडवांटेज समझते हैं, यानी ये सोचते हैं हमारे पास बहुत सारी डिसएडवांटेजेस हैं, दूसरे लोगों के पास एडवांटेजेस हैं ऑन देयर लैंड, एंड आर वेल्थी, बेटर एजुकेटेड एंड पॉलिटिकल पावर, यानी जो लोग हैं सोसाइटी के अंदर जो सेक्शन है मोर पॉलिटिकल पावरफुल है, बेटर एजुकेशन जिनके पास है, अच्छी वेल्थ है, अपनी ज़मीन है, तो उन लोगों से ये जो 20% लोग जो हमने मिसाल के तौर पर लिए थे, एग्जांपल के तौर पर लिए थे, वो जो लोग हैं वो अपने आप को बिल्कुल लेस ट्रीट करेंगे, लेस ह्यूमन ट्रीट करेंगे, और अपने आप को लेस एजुकेटेड ट्रीट करेंगे, लेस वेल्थी ट्रीट कर सकते हैं। ये ऐसा हो सकता है कहीं मार्जिनलाइजेशन के। दस मार्जिनलाइजेशन इज सेल्डम एक्सपीरियंस इन वन स्फीयर, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल फैक्टर वर्किंग टुगेदर टू मेक सर्टन ग्रुप एंड सोसाइटी फील मार्जिनलाइजर, यानी एक सोसाइटी के अंदर एक ग्रुप जो है वो अपने आप को जब मार्जिनलाइज्ड फील करेगा, उसके पीछे बहुत सारे जो फैक्टर हैं वो टुगेदर काम करते हैं, यानी इकोनॉमिक, सोशल, कल्चर, पॉलिटिकल फैक्टर जो होते हैं वो सब मिलकर काम करके एक सोसाइटी के एक सेक्शन को मार्जिनलाइज्ड करार देते हैं। ठीक है, इन दिस चैप्टर यू विल रीड अबाउट टू कम्युनिटीज दैट आर कंसिडर टू बी सोशली मार्जिनलाइज्ड इन इंडिया, यानी इस सेक्शन के अंदर आप दो कम्युनिटी के बारे में पढ़ोगे, जो दो कम्युनिटीज़ जो हैं अपने आप को यहाँ पर मार्जिनलाइज्ड ट्रीट करती हैं, अपने आप को वो कंसिडर करती हैं कि वो मार्जिनलाइज्ड हैं, ठीक है ना, दूसरी कम्युनिटियों की तरह। तो ये सब जो था ये एक पूरा मतलब इस चैप्टर का मार्जिनलाइज्ड की मीनिंग थी, और इस चैप्टर की एक ब्रीफ था कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या थोड़ा सा हम और देख लेते हैं यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर, वो हम क्या क्या जानने की कोशिश करेंगे। ये तो पूरा हमने जो ऊपर पढ़ा कि मार्जिनलाइजेशन क्या होती है, अब हम थोड़ा पढ़ेंगे स्टूडेंट विल लर्न अबाउट थिंग्स, स्टूडेंट विल लर्न अबाउट टू कम्युनिटीज इन इंडिया दैट आर कंसिडर्ड टू बी सोशली मार्जिनलाइज्ड टुडे। दे विल आल्सो लर्न अबाउट आदिवासीज, यानी दो कम्युनिटीज़ के बारे में यहाँ पर जानेंगे कि जो दो कम्युनिटीज़ अपने आप को यहाँ पर मार्जिनलाइज्ड ट्रीट करती हैं। एक तो यहाँ पर मुस्लिम के बारे में जानेंगे, मुस्लिम्स के बारे में जानेंगे, और दूसरा जो है वो दलित्स के बारे में जानेंगे, दलित जो होते हैं वो हम जानेंगे आगे क्या होते हैं। और स्टूडेंट जो है आदिवासीज के बारे में यहाँ पर जानेंगे, स्टीरियोटाइपिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ आदिवासीज, यानी यहाँ पर दो वर्ड आएंगे, स्टीरियोटाइप्स, यानी स्टीरियोटाइप क्या होता है वो भी आपको पता चलेगा आज की कि स्टीरियोटाइप क्या होता है, और जो आदिवासी हैं उनकी जो डेवलपमेंट हुई है तो वो क्या है, द इंटरकनेक्टेडनेस बिटवीन द इकोनॉमिक एंड सोशल डायमेंशन ऑफ ट्राइबल लाइफ, द माइनॉरिटीज इन मार्जिनलाइजेशन, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ मुस्लिम्स कम्युनिटी एंड हाउ डिफरेंट ग्रुप हैव कन्वर्टेड मार्जिनलाइजेशन। ये सब चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करेंगे और इस चैप्टर के अंदर समझने की कोशिश करेंगे। सो चलते हैं हम अपने पूरे जो हमारा चैप्टर है उसकी तरफ, और यहाँ पर जो चैप्टर है हमें पहले से मतलब शुरू से हमें एक स्टोरी बोर्ड यहाँ पर दिया गया है, और स्टोरी बोर्ड के अंदर हमें कुछ चीज़ें बताई गई हैं, और मार्जिनलाइजेशन के बारे में हमें बताया गया है, और आदिवासी के बारे में खासकर हमें समझाने की कोशिश की गई कि आदिवासी कौन है, और आदिवासी जो हैं वो किस तरह उनके 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 हालात के ऊपर उनको क्या क्या हालात, उनको क्या क्या ये कंडीशंस और क्या क्या यहाँ पर उनको अप डाउन्स उनकी लाइफ में आए हैं, वो हमें यहाँ पता चलेगा। एक थोड़ी छोटी सी स्टोरी है, उस स्टोरी को हम पढ़ के पता चलेगा। आदिवासी इन मार्जिनलाइजेशन, यानी इस पूरी स्टोरी बोर्ड के अंदर हम आदिवासी और उनकी जो मार्जिनलाइजेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे कि वो किस तरह मार्जिनलाइज्ड हो गए आदिवासी सोसाइटी से, वो किस तरह मतलब उस टेबल की हम एग्जांपल ली थी ना, उस टेबल से वो किस तरह नीचे गिर गए, ठीक है ना, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। एन आदिवासी फैमिली इन दिल्ली, सोमा एंड हेलन आर वाचिंग द रिपब्लिक डे परेड ऑन टीवी विद देयर ग्रैंडफादर, यानी जो सोमा और हेलन ये आदिवासी फैमिली के दिल्ली के अंदर रहती हैं, ये जो फैमिली आदिवासी फैमिली है, और ये रिपब्लिक डे के ऊपर अपनी टीवी के ऊपर अपने दादा के साथ यहाँ पर एक प्रोग्राम देख रही है, ठीक है ना, और उस प्रोग्राम के अंदर कुछ डांस हो रही है, यहाँ पर कल्चरल डांस, कस्टम डांस जो टीवी के ऊपर हो रही है, यह सब यहाँ पर ऑब्जर्व कर रही हैं। ओ सी एन आदिवासी फ्लोट, यानी जो यहाँ पर जो छोटी लड़की है इसका नाम हेलेना है, तो इसने कहा कि मतलब इसने दूसरों से कहा कि देखो जो आदिवासी यहाँ पर टीवी के ऊपर जो आदिवासी हैं फ्लोरियन टीवी के ऊपर आदिवासी यहाँ पर डांस कर रहे हैं, ठीक है ना। दादू कहता है वाई डू दे ऑलवेज शो आदिवासीज एज ऑन द डांसिंग, दादू नहीं बल्कि ये लड़की ये दादू से कहती है कि दादू ये जो यहाँ पर लड़की ये जो टीवी प्रोग्राम के ऊपर हर वक्त ये लोग क्यों आदिवासीज की डांसिंग दिखाते रहते हैं, आदिवासीज की डांसिंग उनके कस्टम उनके कल्चर यहाँ पर दिखाते रहते हैं, क्या बात है ऐसी, मतलब इसको क्वेश्चन पैदा हो गया टीवी के ऊपर प्रोग्राम देखकर। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो छोटी लड़की ये भी कहती है फिर दोबारा इससे दादू से, यस डोंट दे नो एनीथिंग एल्स अबाउट अस, क्या इनको हमारे डांस के अलावा और कुछ नहीं पता है हमारा, मतलब हमारे कल्चर के बारे में, हमारी लीव्स के बारे लेवलीहुड के बारे में, हमारे रहना सहना खाना पीना इनके बारे में नहीं पता, ये सिर्फ हमें डांस दिखाते रहते हैं हर प्रोग्राम के ऊपर। यहाँ पर दादू बोलते हैं, अब दादू की जो खामोशी है वो टूटती है यहाँ पर,
और यहाँ पर दादू स्टार्ट करते हैं बात करना। देयर लिव्स द लिव्स ऑफ आदिवासी आर वेरी रिच, मोस्ट पीपल डोंट नो। दादू कहते हैं, अपने आप को फ़ख्र करते हुए कहते हैं कि जो आदिवासी हैं उनकी ज़िंदगियाँ बहुत ज़्यादा अमीर थी। द लिव्स ऑफ आदिवासी आर वेरी रिच, यानी जो आदिवासी हैं उनकी ज़िंदगियाँ बहुत अमीर हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ पर नहीं जानते, यानी आदिवासी अपने टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा अमीर थे और बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है इसके बारे में। यहाँ पे दादू फिर बोलते हैं, व्हेन आई वाज यंग, यानी जब मैं यहाँ पर यंग था, जब मैं नौजवान था, आवर विलेज इन उड़ीसा वाज ब्यूटीफुल, यानी हमारे जो उड़ीसा के अंदर, असल में अब हमें पता चला कि दादू जो हैं उसकी फैमिली उड़ीसा से ट्रेवल करके दिल्ली के अंदर पहुंचे। अब हमें पता चलेगा क्यों पहुंचे दिल्ली के अंदर। जब मैं यंग था और हमारी जो फैमिली है वो उड़ीसा के अंदर एक बहुत ज़्यादा मतलब खूबसूरत फैमिली थी, अच्छी फैमिली थी, हम खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रहे थे। वी गॉट एवरीथिंग वी नीड फ्राम द लैंड एंड द फॉरेस्ट अराउंड अस, यानी जो चीज़ हमें ज़रूरत पड़ती थी हर चीज़ हम फॉरेस्ट से और हमारी जो ज़मीनें होती थी हम उनसे हासिल करते थे। हमारा खाना पीना रहन सहन, हमारी अगर कोई दवाइयों की ज़रूरत पड़ती थी हम जंगल से ले लेते थे जड़ी बूटी, और हमारे अगर खाने की ज़रूरत पड़ती थी तो हम अपने खेतों के अंदर उगाते थे सब्जियाँ चावल दाल हम उगाते थे और हम खाते थे। दादू का कहने का मतलब ये था। वी इन टर्न रिस्पेक्ट लैंड द फॉरेस्ट द रिवर, हम इसके रिस्पेक्ट में, यानी जो चीज़ें लैंड और फॉरेस्ट हमें देते थे ना, उसके रिटर्न में हम अपनी जो ज़मीन थी उसकी रिस्पेक्ट करते थे, उसकी इज़्ज़त देते थे, और हमारे जो जंगल हैं हमारा पानी है हम उसकी रिस्पेक्ट करते थे। दादू यहाँ पर अपनी स्टोरी सुनाते हैं। अब दादू कहते हैं कि सडनली वी वेयर टोल्ड दैट फॉरेस्ट वाज नॉट आवर्स, तो अचानक क्या होता है कि हमें बताया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा कि जो फॉरेस्ट है ना, जिस जंगल में हम रहते हैं, जिस जंगल से हम अपनी जड़ियाँ बूटियाँ दवाई खाना पीना सब कुछ हम लेते हैं, वो हमारा नहीं है। यानी हमें कोई गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स फॉरेस्ट ऑफिशियल्स हैं कंट्रैक्टर हैं वो यहाँ पर हमें आकर बताते हैं कि ये जंगल आपका नहीं है, ठीक है ना। और वो जो लोग हैं यानी ऑफिशियल्स जो फॉरेस्ट के ऑफिशियल्स हैं गार्ड वगैरह और जो कंट्रैक्टर्स वो यहाँ पर आकर जंगल को यहाँ पर कट करने लगते हैं, यानी बहुत सारे जो जंगल बड़ा पार्ट जंगल का है उसको यहाँ पर कट डाउन करते हैं। मे बी वहाँ पर माइनिंग कर रहे होंगे, मे बी वहाँ पर रोड बना रहे होंगे, इसलिए। तो इफ़ वी प्रोटेस्टेड दे बीट अस, अगर हम वहाँ पर प्रोटेस्ट करते थे तो वो हमें मारते थे, यानी जो ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे हमें मारते थे। एंड देन टुक अस टू कोर्ट, और हमें कोर्ट में लेते थे, फिर हमें मार कर पहले पीटते थे फिर हमें कोर्ट में लेकर जाते थे, अदालत में लेकर जाते थे। वी डिड नॉट हैव आवर लॉयर्स एंड कुड नॉट फाइट फॉर आवर केस, तो जहाँ पर हमें कोर्ट के अंदर ना ही हमें कोई वकील दिया जाता था और ना ही हम अपना केस यहाँ पर फाइट कर सकते थे, हम अपना केस लड़ सकते थे। यानी हमें अपने ही ज़मीनों से, जिन ज़मीनों को हम कुछ टाइम के लिए अपना मानते थे, कुछ टाइम पहले के लिए हम उनको अपना तस्वर करते थे, हम उनसे अपनी खेती जो हमारी जड़ी बूटी दवाइयाँ खाना पीना दालें हम जंगल से और ज़मीनों से लेते थे, हमें कुछ लोग आकर कहते हैं कि ये आपका नहीं है, ये गवर्नमेंट का है, ये पब्लिक लैंड है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो रीनू है वो बोलती है, इसका नाम रीनू है शायद, हम देखते हैं इसका नाम नहीं सोमा और हेलन, ठीक है ना, सोमा और हेलन ये दो लड़की है ना, ये बोलती हैं इसकी ये हेलन है, ठीक है ना। हेलन बोलती है देन हाउ डू यू सर्वाइव दादू, तो दादू आप फिर किस तरह जिंदे रहे, अगर उन्होंने आपको मारा, आपने अपना केस नहीं लड़ पाया, आपको ज़मीनों से बेदखल किया गया, फिर आप जिंदा किस तरह रहे। तो काम सा क्वेश्चन पूछती है दादू से। अब दादू यहाँ पर जवाब देते हैं और साथ में चाय का एक सिपकी भी लेते हुए दादू यहाँ पर कहते हैं देन दी कंपनी वालाज कम, तो उसके बाद क्या होता है कि कंपनी वाला जो है वो कम आए, यानी आए, यानी कंपनी वाला। अब यहाँ पर अच्छी कहानी स्टार्ट हुई, जब जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, फॉरेस्ट ऑफिशियल्स, उन्होंने जब यहाँ पर मेजर पार्ट ऑफ लैंड को कट डाउन किया, उसके बाद कंपनी आई, यानी जो कंपनी वालाज यहाँ पर आए और दे सैड देयर वाज आयरन और अंडर आवर लैंड, यानी उन्होंने कहा कि जो जिस ज़मीन के ऊपर हम रहते थे उस ज़मीन के नीचे आयरन ओर है, यानी आयरन ओर यानी जो नहीं वो धातु जिससे आयरन बनती है, लोहा बनता है ना। दे वांटेड टू माइन इट, यानी वो कहने लगे कि हम यहाँ पर माइनिंग करने जा रहे हैं, यानी हम यहाँ पर माइनिंग करना चाहते हैं। और उन्होंने कहा कि हम आपको पैसा देंगे, आप अब ये ज़मीनें छोड़ दो, हम आपको जॉब देंगे, आप अपनी ज़मीनें हमें यहाँ पर सोल्ड कर दो, हमें बेच दो। यानी जो कंपनी वाला है उन्होंने हमसे कहा कि आप अपनी ज़मीनें हमें बेच दो, हम आपको यहाँ पर क्योंकि आपकी ज़मीन के नीचे आयरन है, आयरन ओर है, हम यहाँ से आयरन ओर एक्सट्रैक्ट करेंगे और आपको यहाँ पर हम उसके एवज़ में हम आपको जॉब्स देंगे, मनी देंगे। उन्होंने हमसे प्रॉमिस किया। सम विलेजर्स वेयर एक्साइटेड, कुछ विलेजर्स जो पैसे की लालच सुनकर, जॉब्स की लालच सुनकर एक्साइटेड हो गए।
अदर सैड दिस वुड डिस्ट्रॉय आवर ल्यूज एंड वी वुड गेट नथिंग, यानी दूसरों ने कहा कि ये जो चीज़ है ये हमारी जो ज़िंदगी है उसको तबाह कर देगी और हमें इसके एवज में रिटर्न में कुछ भी नहीं हासिल होगा। जो 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 मतलब जो थोड़े बहुत मतलब सियाने लोग थे, अच्छे लोग थे, उन्होंने सोचा कि हम अगर अपनी ज़मीनें इनको बिक्री कर देंगे पैसे की और जॉब की एवज में तो हमें कुछ भी नहीं हासिल आएगा और हमारी ज़मीनें से हम हाथ धो बैठेंगे, ठीक है ना। Some give thumbprints नॉट रिलीजिंग दे वेयर सेलिंग देयर लैंड ऑफ, यानी कुछ लोगों ने यहाँ पर अपनी ज़मीनें बेच दी और उनको एहसास भी नहीं हुआ कि वो अपनी ज़मीनें बेच रहे हैं। ऑनली ए फ्यू वेयर गिवन टोकन जॉब्स बट मोस्ट ऑफ अस डिड नॉट सेल, यानी कुछ लोगों को यहाँ पर टोकन जॉब मिली, कुछ लोगों को यहाँ पर टोकन जॉब मिली, लेकिन बहुत सारों ने यहाँ पर ज़मीनें सेल नहीं की। अब क्या होता है आगे, यहाँ पर क्या होता है कि मेनी ऑफ अस, यहाँ पर देखो, मेनी ऑफ अस वेयर फोर्स टू लीव आवर होम्स इन फाइनल सीजन वर्क इन नियर बाई टाउन्स, यानी बहुत सारे हम में से बहुत सारों को यहाँ पर फोर्स किया गया पुलिस के द्वारा और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के द्वारा कि हम अपनी ज़मीन, हम अपने घरों से निकलें, हम अपने घर छोड़ें और हम यहाँ पर जो नियर बाई टाउन है उसके अंदर हम अपना सीजनल वर्क ढूंढें, ठीक है ना, सीजनल वर्क ढूंढें। अब क्या होता है यहाँ पर, देन दे बीट एंड थ्रेटन अस स्टिल eventually everyone is forced to sell and abandon the land of their forefather, तो फाइनली क्या हुआ कि उन्होंने, जब हमने इनकार किया अपनी ज़मीनें बेचने के लिए, तो उन्होंने हमें मारा, हमें पीटा और हमें फोर्स किया कि आप अपनी ज़मीनें बेचो, तो हमें मजबूरी में अपनी जो ज़मीनें हैं उनसे हाथ धोने पड़े और अपनी जो हम बाबा अजदाद की जो ज़मीनें थी, जो हमारी बाप की और उसके बाप की जो हमें ज़मीन थी, फोर फादर्स की ज़मीन थी, वो हमने यहाँ पर बिक्री की, आपने अपनी जो लैंड थी वो हमने उन कंपनी वाला को यहाँ पर बिक्री की। दे हैड दिस स्पोर्ट्स ऑफ अथॉरिटीज़ आवर होल वे ऑफ लिविंग वन शेड आवर नाइट, यानी क्योंकि वो जो कंपनी वाला थे उनको यहाँ पर सपोर्ट थी, पूरी अथॉरिटी की, गवर्नमेंट की सपोर्ट थी, तो इस तरह हमें एक ही रात के अंदर अपनी पूरी ज़मीन से हाथ धोना पड़ा। ओ दादू एंड आवर लैंड वाट, हाय हाय, मतलब ये जो बेचारी परेशान होकर कहती है कि हमारी ज़मीनें, मतलब ये कहती है हमारी ज़मीनें कहाँ गई, कि मतलब क्या ज़मीन, हमारी इतनी अच्छी ज़मीन थी, इतनी अच्छी हमारे ख़ानदान था, हम रहते थे, हमारी फैमिली थी उड़ीसा के अंदर और हम आज ये ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। थोड़ी हैरान होगी, थोड़ी एक्साइटेड होगी, ठीक। फॉर आवर 30 एकर्स वी गॉट ए लिटल मनी फ्राम आवर कंट्रैक्टर, यानी जो हमारी 30 एकड़ की ज़मीन थी उससे हमें थोड़े से पैसे मिले एक कंट्रैक्टर से। आई नेवर सा मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स अगेन, तो मैंने अपने जो हमारे फ्रेंड वहाँ पर जो गांव के अंदर रहते थे, विलेज के अंदर रहते थे, उनको फिर दोबारा मैंने कभी नहीं देखा। द मनी हार्डली लास्टेड इन द सिटी, यानी जो हमने पैसे हमें दिए गए थे वो तो सिटी, जब हम शहर के अंदर आए तो वो बहुत ही कम टाइम यहाँ पर रहे हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर खर्चा हो गया। वी हैड नो मीन्स ऑफ लिवलीहुड एनी मोर, वी वेयर ऑल क्रैम्प्ड इनटू ए टिनी रेंटेड रूम, हाउ वी मिस्ड आवर केयर फ्री लिव्स ओपन स्पेस। दादू कहते हैं कि हम फिर यहाँ पर आए सिटी के अंदर और हमारे पास कोई लाइवलीहुड का कोई मीन्स नहीं था, कोई सोर्स नहीं था, और हम एक छोटे से कमरे के अंदर सब लोग रहते थे, पूरी फैमिली रहती थी, और किस तरह हम उस हमारे गांव की ज़िंदगी को मिस कर रहे थे, जहाँ पर हम ओपन स्पेस के अंदर और एक केयर फ्री लिव्स हम वहाँ पर जी रहे थे, बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी हम बसर कर रहे थे। आफ्टर फ्यू योर फादर गॉट ए जॉब, कुछ टाइम के बाद आपका जो पापा है उन्होंने जॉब यहाँ पर हासिल कर ली, जॉब इन दिल्ली, एंड वी ऑल मूव्ड हेयर, और हम सब दिल्ली के अंदर आ गए, ठीक है ना। दोज वेयर वेरी डिफ़िकल्ट टाइम, वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम था। दैट इज़ वाई बोथ ऑफ यू डिड नॉट गो टू स्कूल फॉर सेवरल ईयर, इसलिए आप लोग जो हैं बहुत टाइम के लिए स्कूल नहीं जा पाई, क्योंकि हम उस वक़्त बहुत ही ज़्यादा टफ़ टाइम गुजार रहे थे, ठीक है ना। अब क्या होता है यहाँ पर, आई हेटेड गोइंग बैक टू स्कूल, यहाँ पर जो ये छोटी लड़की है ये कहती है कि मैं नफ़रत करती हूँ स्कूल जाना। वी हैड मिस्ड सो मच ऑफ आवर स्टडीज़ एंड अदर चिल्ड्रन मेड अस फन, तो हमने अपनी बहुत सारी जो स्टडी है वो मिस की और दूसरे चिल्ड्रन जो है हमारा मजाक उड़ाते हैं। वी स्पोक सिंथाली एट होम एंड डिड नॉट नो हिंदी, हम जो घर के अंदर सिंथाली बोलते हैं, सिंथाली लैंग्वेज बोलते हैं, और हमें हिंदी आती नहीं है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा हिंदी बोली जाती है।
बट नाउ वी हैव फ्रेंड्स, अब हमें फ्रेंड्स हैं, ये बोलती है कि अब हमें फ्रेंड्स हैं। आई कैन इवन स्पीक सम इंग्लिश नाउ, लेकिन अब मैं कुछ इंग्लिश भी बोल रही हूँ, मुझे इंग्लिश बोलना भी आती है। आई विश आई कुड हैव शोन माई फ्रेंड आवर विलेजेस बिफोर इट हैड डिस्ट्रॉयड। मैं मुझे मतलब ये लड़की जो है ये बोलती है कि आई मतलब मैं विश करती हूँ कि जो मेरे फ्रेंड्स हैं, मतलब मेरे विलेज के डिस्ट्रॉय होने से पहले जो मेरे दोस्त हैं, मैं उनको फिर दोबारा यहाँ पर देख सकती। You can still tell them about our villages. This has a lot to teach them. यहाँ पर दादू कहता है कि ये अब मतलब हम और ज़्यादा बता सकते हैं विलेज के बारे में, जो हमारी लाइफ थी, बहुत कुछ है बोलने के लिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर छोटी लड़की क्या बोलती है, वन डे आई विल मेक ए मूवी ऑन दिस स्टोरी, आवर स्टोरी, द आदिवासी स्टोरी। एक टाइम मैं इस पूरी स्टोरी के ऊपर कहानी बनाऊंगी, कहानी लिखूंगी, जो स्टोरी, इस कहानी का जो अनुमान होगा, जो हेडिंग होगी वो होगी दी आदिवासी स्टोरी, ठीक है ना। तो ये पूरी एक स्टोरी थी, और जिस स्टोरी से हमें पता चला कि जो आदिवासी हैं, जो जंगल, आदिवासी ऐसे लोग होते हैं जो जंगल के अंदर रहते हैं और जंगल से ही अपनी लाइवलीहुड यहाँ पर हासिल करते हैं, और जंगल उनका घर होता है, तो उनको हम आदिवासी कहते हैं, ठीक है ना। और किस तरह इनको अपने घरों से बेघर किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। और इस चैप्टर के अंदर यू जस्ट रीड अबाउट हाउ दादू वाज फोर्स्ड टू लिव दिस हिज विलेज इन उड़ीसा। दादू स्टोरी सिमिलर टू द लिव्स ऑफ मिलियन ऑफ आदिवासी इन इंडिया। यानी हमने जो ऊपर स्टोरी के अंदर पढ़ा कि जिस तरह दादू को फोर्स किया गया कि अपने घर से, उड़ीसा से वो बेघर हो, उनको फोर्स करके निकाला गया। और ये जो दादू की स्टोरी है ना, ये मिलियन ऑफ आदिवासी इन इंडिया के अंदर जो लोग हैं उनकी स्टोरी है, ठीक है। यानी दादू की तरह मिलियन ऑफ आदिवासी को इस तरह घर से बेघर किया गया, उनकी ज़मीनें खींची गई, उनके जंगल काटे गए, उनकी जो घर थे वो उजाड़े गए, उनको डिस्ट्रॉय किया गया। यू विल रीड मोर अबाउट द मार्जिनलाइजेशन ऑफ दिस कम्युनिटी इन दिस चैप्टर। आप इस पूरे चैप्टर के अंदर मार्जिनलाइजेशन, इस कम्युनिटी की जो, इस कम्युनिटी को जो मार्जिनलाइजेशन यहाँ पर फेस करना पड़े उसके बारे में आप जानने की कोशिश करोगे। अब यहाँ पर हम जो हमारे सामने टॉपिक आता है, हु आर आदिवासीज, यानी आदिवासीज कौन है, हु आर आदिवासीज। तो देखो जी, आदिवासीज कौन लोग हैं। आदिवासी द टर्म लिटरली मीन्स ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स, यानी जो आदिवासी जो टर्म है उसका जो लिटरली मीनिंग होता है वो होता है ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स, यानी ऐसे लोग जो किसी जगह ओरिजिनली रहते हों, यानी वो पहले ही से, शुरू से ही वहीं पर रहते हों, वहीं के बसनीक हों। आर कम्युनिटीज़ हु लिव्ड एंड आफ्टर कंटिन्यू टू लिव, यानी ये कम्युनिटी जो होती है ये रहती है और कंटिन्यू रहती है एक ही जगह, ठीक है ना। इन क्लोज एसोसिएशन विद फ्रेस्ट, और उनकी जो एसोसिएशन होती है, क्लोज एसोसिएशन होती है, वो फ्रेस्ट से होती है। यानी वो फ्रेस्ट जो जंगल होता है ना, जंगल से ही वो सब कुछ लेते हैं, जंगल से ही वो सबको हासिल करते हैं, जंगल के बिल्कुल नज़दीक रहते हैं और वहाँ से वो चीज़ें हासिल करते हैं। Around 8% of Indian population is Adivasis, and many of the India's most important mining and industrial center are located in आदिवासी एरिया। यानी इंडिया के अंदर 8% जो पॉपुलेशन है ना, वो आदिवासीज़ की पॉपुलेशन है। और आदिवासीज़ की पॉपुलेशन जो है वो बहुत सारा जो इंडिया का माइनिंग और इंडस्ट्रियल जो सेंटर है ना, बड़े बड़े जो सेंटर, यानी जमशेदपुर, रोखीरला, रूरकीला, बुखारा और बहिलिया, ठीक है ना। ये जो बड़े बड़े जो सेंटर हैं, इंडस्ट्रियल सेंटर, माइनिंग सेंटर, इनके ही नज़दीक, इनके ऊपर ही, इनके इर्द गिर्द ही आदिवासी लोग रहते हैं, क्योंकि जमशेदपुर, ये जो दूसरे जो बड़े बड़े सेंटर हैं ये माइनिंग करते हैं, इंडस्ट्रियल जो सेक्टर हैं, तो यहाँ पर इनके इर्द गिर्द जो हैं वो आदिवासी लोग रहते हैं। यहाँ पर आदिवासी आर नॉट ए होमोजीनियस पॉपुलेशन, देर आर आवर 500 डिफरेंट आदिवासी ग्रुप इन इंडिया। यानी आदिवासी जो हैं ये होमोजीनियस पॉपुलेशन नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि आदिवासी जो है वो एक ही नस्ल के हैं, यानी वो एक ही जैसे हैं, नहीं। यहाँ पर इंडिया के अंदर 500 डिफरेंट आदिवासी ग्रुप यहाँ पर रहते हैं। यानी आदिवासी जो हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही नस्ल के हों। जिस तरह फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं बात करूँ गुज्जर, ठीक है ना, गुज्जर वो एक ही नस्ल के होते हैं, उनको हम गुज्जर एक ही नस्ल के ट्रीट करते हैं। लेकिन जो आदिवासी होते हैं वो अलग अलग फैमिली भी हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आदिवासी एक ही ये नस्ल हो, एक ही कास्ट, ये क्या कहते हैं इसे हम, वो क्रीड, ठीक है ना, क्रीड, एक ही क्रीड के हों। आदिवासी आर पर्टिकुलरली न्यूमेरियस इन स्टेट लाई, यानी आदिवासी जो हैं वो छत्तीसगढ़ के अंदर, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जो अरुणाचल प्रदेश है, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ये जो कम से कम 15-20 स्टेटें हैं, इनके अंदर आदिवासी लोग ज़्यादा रहते हैं, इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है ना। और जो स्टेट लाइक उड़ीसा इज़ होम टू मोर देन 60 डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप, यानी
जो अब हमें यहाँ पर एक चीज़ और पता चलेगी, हम अभी जानने की कोशिश करते हैं उसको। यानी जो उड़ीसा स्टेट है उसके अंदर लगभग 60 डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप रहते हैं। अब यहाँ पर हमें एक वर्ड है ट्राइबल, ठीक है। ट्राइबल जो होता है ये एक्चुअली आदिवासी ही होते हैं। ट्राइबल जो होते हैं वो एक्चुअली आदिवासी ही होते हैं, ठीक है। आदिवासी सोसाइटीज़ आर आल्सो मोस्ट डिस्टिंक्टिव बिकॉज देयर इज़ ऑफ्टन वेरी लिटल हायरार्की अमंग देम। यानी जो आदिवासी ग्रुप है ना सोसाइटी, यानी ये आलमोस्ट डिस्टिंक्टिव बिकॉज, यानी मतलब ये ख़ास तौर पर ये डिस्टिंक्टिव हैं क्योंकि देर आफ्टर लिटिल हायरार्की अमंग देम। यानी यहाँ पर इनके अंदर हायरार्की बहुत ज़्यादा कम होती है, यानी एक ही नस्ल के लोग ये नहीं होते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट नस्ल के होते हैं। दिस मेक देम रेडिकली डिफरेंट फ्राम कम्युनिटीज ऑर्गेनाइज्ड अराउंड प्रिंसिपल ऑफ जाति वर्ना कास्ट आर दोज दैट वेयर रूल्ड बाई किंग्स। अब यहाँ पर हमें एक चीज़ और पता चली कि जो आदिवासी लोग होते हैं ना, ये मतलब ये थोड़े डिफरेंट होते हैं, रेडिकली डिफरेंट होते हैं उन कम्युनिटी से जिन कम्युनिटीज़ को कोई किंग यहाँ पर रूल कर रहा होता था, ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं जैती वर्ना कास्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहले ज़माने में जो किंग होते थे वो एक कम्युनिटी को रूल करते थे, लेकिन आदिवासी जो होते हैं ये जंगल के अंदर रहते थे, इनको कोई किंग रूल नहीं करता जी, इनका अपना ही एक किंग होता था, इनका अपना ही जो मतलब अगर एक ग्रुप होगा, एक ग्रुप का एक लीडर होगा, ठीक है ना। एक ग्रुप के अंदर फॉर एग्जांपल 20 फैमिलियाँ होंगी तो उनका एक लीडर होगा। इस तरह से ट्राइबल यानी एक कबीले होते थे, कबीले टाइप में रहते थे वो, ठीक है ना। आदिवासीज प्रैक्टिस ए रेंज ऑफ ट्राइबल रिलीजन्स दैट आर डिफरेंट फ्राम इस्लाम, हिंदुज़म एंड क्रिश्चियनिटी। यानी आदिवासी जो लोग हैं ना वो ट्राइबल रिलीजन यहाँ पर फॉलो करते हैं, और जो बिल्कुल इस्लाम, हिंदुज़म और क्रिश्चियनिटी से बिल्कुल अलग होता है। दीज आफ्टन इन्वॉल्व द वर्शिप ऑफ इंसिस्टर विलेज एंड नेचर स्पिरिट द लास्ट associate with this residing in various sides of the landscape, mountain spirit, river spirit and animal spirits etc। यानी आदिवासी जो हैं यहाँ पर वो वारशिप करते हैं, अपने एंसेस्टर्स को वारशिप करते हैं, विलेजेस की वारशिप करते हैं, नेचर स्पिरिट की वारशिप करते हैं, इस तरह माउंटेन्स, रिवर्स, एनिमल्स वगैरह वगैरह, ठीक है ना। द विलेज स्पिरिट आर ऑफ्टन वारशिप्ड एट स्पेसिफिक सैक्रेड ग्रोव्स विद इन द विलेज बाउंड्री वाइल द एंसेस्ट्रल वंस आर यूजुअली वारशिप्ड एट होम। यानी जो विलेज स्पिरिट्स होते हैं ये आर आफ्टर वारशिप्ड एट स्पेसिफिक सैक्रेड ग्रोव्स विद इन द विलेज बाउंड्री। यानी जो विलेज की बाउंड्री होगी ना इसके इर्द गिर्द कहीं सीक्रेट जगह पर इसकी इनकी वारशिप होगी, और जो यहाँ पर इंसिस्टल जो वारशिप होती है वो होम के अंदर होती है, यानी घरों के अंदर इंसिस्टल वारशिप होती है। मोर ओवर यहाँ पर और चीज़ें ये हुई कि जो आदिवासी, जो डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप, जो डिफरेंट आदिवासी ग्रुप थे, ये अपने जो इर्द गिर्द सामने जो रिलीजन थे लाइक बुद्धिस्ट, वैष्णव, भक्ति, क्रिश्चियनिटी, इनसे ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए और उनको इन्होंने फॉलो भी किया। सिमिलरली अगर हम देखें आदिवासी जो आदिवासी रिलीजन्स थे, ये जो ग्रुप हैं ये जो उनके इर्द गिर्द जो एम्पायर होती थी, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आदिवासी जंगल के अंदर कोई ग्रुप था, यहाँ पर रहता था, उनके इर्द गिर्द जो एम्पायर थी ना उस ज़माने में, उस एम्पायर का जो रिलीजन होता था उससे ये लोग इन्फ्लुएंस होते थे और उस रिलीजन को फॉलो भी कर लेते थे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर बात करें जो जगन्नाथ कल्ट इन उड़ीसा जो है, और जो शक्ति एंड टेंट्रिक ट्रेडिशन इन बंगाल और असम के अंदर जो है, ये जो लोग थे 19वीं सेंचुरी के इर्द गिर्द यहाँ पर जो ये क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुए, क्योंकि यहाँ पर जब ब्रिटिशर आ गए थे तो ब्रिटिशर का जो रिलीजन था वो क्रिश्चियनिटी था, तो इसको देखकर ये लोग इन्फ्लुएंस हुए, उन्होंने क्रिश्चियनिटी यहाँ पर फॉलो की, यानी क्रिश्चियनिटी को यहाँ पर इन्होंने अपना रिलीजन माना, अपना रिलीजन लिया, और ये जो है मॉडर्न जो हिस्ट्री है आदिवासी की उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलीजन माना गया, ठीक है। सो मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट, अब जो आदिवासी की जो लोग हैं इनकी जो लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो इनकी बहुत सारी जो लैंग्वेजेस होती हैं, लेकिन आदिवासी जो हैं इनकी अपनी लैंग्वेजें होती हैं, ठीक है ना, अपनी अपनी लैंग्वेज होती हैं। फॉर एग्जांपल जो आदिवासी होंगे वो इनकी लैंग्वेज किसी दूसरी लैंग्वेज को ये फॉलो नहीं कर रहे होंगे, बल्कि इनकी अपनी ही लैंग्वेज होती है, ओरिजिनल लैंग्वेज होती है, और मोस्ट ऑफ देम रेडिकली डिफरेंट फ्राम एंड पॉसिबल एज ओल्ड एज संस्कृत। यानी बहुत सारी जो इनमें जो हैं वो रेडिकली डिफरेंट होती हैं, और बहुत सारी जो संस्कृत से भी ज़्यादा ओल्ड होती हैं। और ये जो लैंग्वेजें होती हैं ये हमारे इंडिया के अंदर जिस तरह जो मेन स्ट्रीम लैंग्वेजें हैं उनके अंदर ये डीपली इन्फ्लुएंसड हैं। और जो बंगाली लैंग्वेज, सिंथाली लैंग्वेज के जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर है, इंडिया के अंदर स्पीकर्स हैं जो बंगाली और सिंथाली लैंग्वेज के स्पीकर हैं, ओके। और इनकी अपनी बहुत सारी मैगज़ीन्स होते हैं, यानी बंगाली के अंदर, सिंथाली के अंदर जो मैगज़ीन्स पब्लिश होती हैं, और इंटरनेट के ऊपर जो इनकी मैगज़ीन्स हैं
अवेलेबल। तो ये हमने जाना कि आदिवासी कौन होते हैं, इनके पूरे ट्रेडिशन के बारे में। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये लोग जो हैं, जिस तरह ये पिक्चर के अंदर ये आदिवासी हैं, यहाँ पर इनके ये कुछ ढोल बाजा चल रहा है इनका, ये कुछ कल्चर दिखा रहे हैं अपना। इस तरह ऊपर भी अगर हम देखें कोई इमेज नहीं, ऊपर कोई इमेज नहीं है, तो ये 2 इमेज थी यहाँ पर। अब यहाँ पर एक और नेक्स्ट टॉपिक है आदिवासी एंड स्टीरियोटाइपिंग, यानी आदिवासी और स्टीरियोटाइपिंग क्या होता है। अब क्या होता है यहाँ पर कि जो आदिवासीज हैं, हमें एक्चुअली जानना है कि आदिवासीज और स्टीरियोटाइप, यानी स्टीरियोटाइपिंग जो दकियानूसी कंसेप्ट है हमारा, दकियानूसी कंसेप्ट यानी एक चीज़ को बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड वे में बताना, और उसकी जो बहुत ज़्यादा सिंपल लाइफ होती है उसको यहाँ पर एक पर्सन की सिंपल लाइफ को यहाँ पर शो करना। तो इस तरह आदिवासी जो है उनके साथ भी कुछ ऐसे होता है इंडिया के अंदर, जब यहाँ पर कोई शो केस होता है उसके अंदर हम आदिवासी कम्युनिटी जो होती हैं उनको हम एक पर्टिकुलर वे के अंदर यहाँ पर शो करते हैं। फॉर एग्जांपल स्कूल फंक्शन के अंदर या और जो ऑफिशियल इवेंट्स होते हैं या बुक्स और मूवीज़ के अंदर हम आदिवासी को इनवेरेबली पोर्ट्रेट करते हैं, यानी उनकी जो हम पिक्चरें यहाँ पर शो करते हैं या उनको यहाँ पर ला कर उनसे जो हम प्रोग्राम करवाते हैं वो हम बहुत ज़्यादा स्टीरियोटाइपिकल वे में करवाते हैं। यानी फॉर एग्जांपल कलरफुल कस्ट्यूम्स, हेड गियर्स, थ्रू देयर डांसिंग, यानी उनको डांस करवाकर उनके ऊपर, उनके सरों के ऊपर टोपियाँ पहनाकर कलरफुल कस्ट्यूम्स जो होती हैं उनमें उनको दिखाते हैं कि आदिवासी ये हैं। लेकिन इसके बिसाइड्स अगर हम देखें, इसके पीछे हम देखें, वी सीम टू नो वेरी लिटिल अबाउट द रियलिटीज़ ऑफ देयर लाइफ, यानी हमें उनकी जो लाइफ है, उनकी जो ज़िंदगियां हैं, उनकी रियलिटीज़ के बारे में हमें बहुत कम पता है। हमें अक्सर पता नहीं है कि वो लोग किस तरह अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं, वो किस तरह रहते हैं। हम बस एक ही फेज़ को, उनकी एक जो फेज़ ऑफ लाइफ है वो उसको देखते हैं, यानी जो उनकी डांस है, उनका जो कस्टम है, उनका जो मतलब वो अपने सर पे टोपियाँ पहनते हैं, ये चीज़ें हम दुनिया को शो करते हैं और ये चीज़ें हम दिखाते हैं आदिवासीज़ के बारे में। लेकिन उनकी जो रियलिटी होती है, जो लाइफ होती है, उसके बारे में हमें पता नहीं होता है यहाँ पर। तो इन चीज़ों से हमें एक गलत चीज़ का पता चलता है। हम उनको एक गलत चीज़, हम उनको बहुत ज़्यादा गलत तस्वर करते हैं। हमें लगता है कि ये जो आदिवासीज़ हैं ये एग्जॉटिक हैं, यानी ये किसी और कंट्री से आए हैं, ये फॉरेन हैं, ये यहाँ के नहीं, ये इंडिया के नहीं है। हम इनको इंडिया का ट्रीट ही नहीं करते हैं। हम इनको प्रिमिटिव मानते हैं, हम इनको पुराने ज़माने के लोग मानते हैं, हम इनको बहुत ज़्यादा बैकवर्ड मानते हैं, क्योंकि इन शो केसों से हमें यही चीज़ें, हमारा दिमाग इन्हीं चीज़ों की तरफ हमें लेकर जाता है। ठीक है ना। Often Adivasis are blamed for their lack of advancement, as they are believed to be resistant to change of or new ideas। यानी बहुत बहुत अक्सर ऐसा होता है कि जो आदिवासी हैं उनको ब्लेम किया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट से वो लैक हैं, वो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड हैं, और जो न्यू आइडियाज़ और चेंज हैं इन ये एज ए रेजिस्टेंस हैं, यानी वो उनके अंदर कोई न्यू आइडियाज़ नहीं हैं, उनके अंदर कोई चेंज नहीं है। क्योंकि ये हमारी गलती है, हमारे जो यहाँ पर जो लोग यहाँ शो केस के अंदर आदिवासी को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंट करते हैं उनके कस्टम के ज़रिए, उनके कलरफुल जो कस्टम्स होते हैं उनको दिखाकर, डांसें दिखाकर, तो हमें पता चलता है कि ये लोग शायद बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव हैं, बहुत ज़्यादा बैकवर्ड हैं। You will remember that you read in class 6th book in how stereotyping particular communities can lead the people discriminating each against such group। यानी जो स्टीरियोटाइप आपने क्लास 6 की जो बुक है उसके अंदर आपने पढ़ा था कि स्टीरियोटाइपिंग जो होती है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को किस तरह डिस्क्रिमिनेटिंग की तरफ लेकर जाती है, और जो दूसरे ग्रुप होते हैं वो उनके साथ किस तरह डिस्क्रिमिनेटिंग करते हैं। सो मूविंग टूवर्ड आवर नेक्स्ट टॉपिक आदिवासीज एंड डेवलपमेंट, यानी आदिवासीज और डेवलपमेंट क्या ताल्लुक है, जो डेवलप आदिवासीज का डेवलपमेंट के साथ क्या ताल्लुक है। आपने जो आपकी जो हिस्ट्री की बुक है उस टेक्स्ट बुक के अंदर आपने पढ़ा था कि जो फॉरेस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल हैं डेवलपमेंट के लिए। जितनी भी एम्पायर थी, जो हिस्टोरिकल एम्पायर थी, और जो इंडिया के अंदर जिन्होंने अपनी सिविलाइजेशन सेटल की थी, उनके लिए जो फॉरेस्ट है वो कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो मेटल और लाइक आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, कोयल, डायमंड्स और इनवैल्यूएबल टिम्बर जो हैं, मोस्ट मेडिकल जो हर्ब्स है, यानी जो ऐसे पेड़ पौधे जिनसे दवाइयाँ निकलती हैं, मेडिसन्स निकलते हैं, एनिमल प्रोडक्ट्स, इस तरह वैक्स, लैक, हनी, एनिमल दिमसेल्व्स, यानी खुद एनिमल, एलिफेंट एंड मेन स्टे ऑफ इम्पीरियल आर्मीज़, यानी एलिफेंट जिसमें जो इम्पीरियल आर्मीज़ के तौर पर उनको यूज़ किया जाता था जंगों के अंदर, ऑल केम फ्राम फ्रेश। यानी जितनी भी चीज़ें जो आपने हम ऊपर डिस्कस की, ऊपर पढ़ी, ये सब चीज़ें फ्रेश से आती हैं, यानी जंगलों से ये चीज़ें आती हैं।
इन एडिशन द कंटिन्यूशन ऑफ लाइफ डिपेंड हैवली ऑन फ्रेश, यानी जो लाइफ है वो ज़िंदगी जो है उसको जारी रखने के लिए हमें फ्रेश के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। और फ्रेश जो है वो इंडिया के बहुत सारे रिवर्स हैं उनको रिचार्ज करता है, जो पानी आता है वो जंगलों से ही होकर आता है। और ये क्लियरली पता चला कि फ्रेश जो हैं वो किस तरह हमारी ज़िंदगी के साथ उनका यहाँ पर हमारी जो ज़िंदगी है उसके साथ जुड़े हैं। और एयर और वाटर जो है वो भी फ्रेश से ही आता है, क्योंकि अगर फ्रेश होगा, जंगल होंगे तो हमें अच्छी साफ़ एयर मिलेगी, फ्रेश होगा हमें पानी मिलेगा, और अगर ये चीज़ें हमारे पास होंगी तो हमारी लाइफ कंटिन्यू रह सकती है। अब इंडिया के अंदर जो टेल 19th सेंचुरी तक जो फॉरेस्ट है या जंगल जो हैं उन्होंने मेजर पार्ट ऑफ कंट्री को यहाँ पर घेरा हुआ था, यानी मेजर पार्ट ऑफ कंट्री के ऊपर जंगल था, ठीक है ना। और आदिवासी जो लोग जो हैं उनको जंगल की नॉलेज बहुत ज़्यादा थी, डीप नॉलेज थी, वो जंगल के अंदर एक्सेस थे, जंगल को अच्छी तरह एक्सेस कर पाते थे। और वो जंगल के जो बड़े बड़े मेजर ट्रैक्ट होते थे उनके ऊपर उनका कंट्रोल होता था। और टिल यानी मिडल ऑफ 19th सेंचुरी तक ये जो आदिवासी हैं इनकी हालत ये थी कि ये जंगल के ऊपर ही डिपेंड रहते थे, जंगल की नॉलेज होती थी, जंगल को एक्सेस करते थे, और मेजर ट्रैक्ट जो जंगल के वास्ट ट्रैक्ट थे उनके ऊपर इनका कंट्रोल था। इसका मतलब यह है कि जो बड़ी बड़ी एम्पायर्स थी, बड़ी बड़ी स्टेट्स थी, जो किंगडम थी, उनका कंट्रोल आदिवासीज के ऊपर यानी इन लोगों के ऊपर नहीं था। इसके इंस्टेड ऑफ दैट कि ये जो एम्पायर्स थी और ये जो बड़े बड़ी स्टेट्स थी ये आदिवासीज के ऊपर डिपेंड होती थी, ताकि ये जो लोग हैं आज जो फ्रेश के रिसोर्स हैं ये इन एम्पायर्स तक पहुंचा सकें, और एम्पायर्स जो हैं ये आदिवासी से फ्रेश रिसोर्स हासिल कर सकें, क्योंकि आदिवासीज को ही फ्रेश की नॉलेज होती थी अच्छी तरह। लेकिन आज जो आदिवासी की जो इमेज है हमारे सामने बनी हुई, हम इस कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा मार्जिनल और पावरलेस ट्रीट करते हैं, क्योंकि इनकी जो आज की हालत है ये बहुत ज़्यादा नाजुक हालत है, और इसी वजह से हम इनको पावरलेस और मार्जिनल ट्रीट करते हैं। प्री कॉलोनियल वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो ये लोग जो होते थे ये हंटर गैदरर्स होते थे, यानी ये शिकार करके अपना खाना हासिल करते थे, ये नोमैड्स होते थे, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते थे, और ये एग्रीकल्चर शिफ्टिंग इनके पास होती थी, और ये एक जगह पर दूसरी जगह पर ये कल्टिवेटिंग करते थे, इस तरह हम अपना खाना यहाँ पर ये पैदा करते थे। although these remains for the past 2 years, यानी दो पास्ट 200 years, सॉरी, यानी पिछले 200 साल पहले तक इन लोगों की ये हालत थी कि ये लोग फॉरेस्ट पर डिपेंड रहकर इनकी अच्छी ज़िंदगी थी, अच्छे लोग ये अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह बसर करते थे, इनको पूरा कंट्रोल था फॉरेस्ट के ऊपर, और ये हंटर गैदरर थे, ये नोमैड्स थे, ये इनके पास एनिमल्स होते थे, इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा हसीन लाइफ थी। अब क्या होता था आदिवासी से जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ यहाँ पर आई, फॉरेस्ट पॉलिसीज़, जो पॉलिटिकली इनको, और जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ हैं ना, इनको फोर्स किया अपनी जगह से मूव करने के लिए, इनको फोर्स किया अपनी जगह से माइग्रेट करने के लिए। और इसलिए अब जो आदिवासी जो लोग हैं ये बेचारे, कुछ लोग यहाँ पर प्लांटेशन बन गए, यानी ये कुछ लोगों को यहाँ पर टू माइग्रेट टू लीव्स एज वर्कर्स इन प्लांटेशन, जो प्लांटेशन डिपार्टमेंट है उनके अंदर इनको काम करने के लिए छोड़ दिया गया। कुछ लोगों को कंस्ट्रक्शन साइट पर काम दिया गया, कुछ लोगों को यहाँ पर डोमेस्टिक वर्कर के तौर पर लिया गया, क्योंकि इनकी जो ज़मीन थी इनसे छीन ली गई, इनके जो घर थे इनसे छीन लिए गए, इनकी जगह जो फ्रेश थे इनसे छीन लिए गए। तो मजबूरन में ये कहीं कहीं पर कुछ लोग प्लांटेशन की तरफ चले गए, कुछ लोग यहाँ पर कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करने लगे अपने पैसे कमाने के लिए, कुछ लोग यहाँ पर डोमेस्टिक वर्कर के तौर पर काम करने लगे। और फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ये देखा गया कि जो आदिवासीज़ हैं इनका डायरेक्ट एक्सेस टू फ्रेश टेरिटरीज जो कंट्रोल था ये ख़त्म हो गया, यानी इनके पास कोई कंट्रोल नहीं रहा डायरेक्ट एक्सेस टू फॉरेस्ट के अंदर डायरेक्ट एक्सेस के लिए इनके पास कोई कंट्रोल ना रहा, ठीक है ना। यहाँ पर एक छोटा सा जो पैराग्राफ है हाईलाइट किया हुआ वो भी हम डिस्कस करेंगे, और हमें अभी ये बहुत लंबा टॉपिक है, इसको हम आज ही ख़त्म करेंगे।